हेलो दोस्तों, इस एल्जेब्रिक एब्स्ट्रैक्ट में हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था बीजीय पद्धति क्या होती है और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि बीजीय पद्धति को हम किस तरह शास्त्रीय मोनोड और हम किस प्रकार उसमें सेमी ग्रुप को डिफाइन कर सकते हैं। और उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ग्रुप क्या होता है और ग्रुप के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और उसको ग्रुप किस प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं और उस पर हम कुछ न्यूमेरिकल किए थे। और आज हम पढ़ेंगे ग्रुप के अवयव की कोटि। आपको पता होगा कि ग्रुप का अवयव का क्या होता है। जैसे मैंने मान लिया ये एक ग्रुप है, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा एक मान लिया ग्रुप है। तो इसमें जो 1 और -1 आयोटा और माइनस आयोटा है ये इसके क्या होते हैं, ये इसके अवयव होते हैं। तो इन अवयवों की कोटि पर हम विचार करेंगे और देखेंगे कि इनकी कोटि कितनी होती है। सर्वप्रथम मैं 1 लेता हूँ, सर्वप्रथम मैं 1 पर विचार करता हूँ। तो 1 की यदि मैं पावर 1 लगाता हूँ तो 1 आता है, अर्थात 1 की पावर में कितनी भी लगाऊँ तो मेरे पास 1 ही उपलब्ध होगा। और यदि -1 की पावर यदि मैं 1 लगाता हूँ तो -1 और -1 की पावर यदि 2 लगाता हूँ तो 1 प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात मेरे पास ये दो कंडीशंस के अलावा तीसरी कंडीशंस प्राप्त नहीं होगी। और यदि मैं आयोटा की पावर यदि 1 लगाता हूँ तो आयोटा की पावर 2 लगाता हूँ तो माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 3 लगाता हूँ तो माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा की पावर 4 लगाता हूँ तो मेरे पास 1 हो जाता है। अर्थात आयोटा की जब पावर 1 2 3 4 लगाता हूँ तो मुझे ग्रुप में उपस्थित सभी अवयव प्राप्त हो जाते हैं। इसी तरह यदि माइनस आयोटा पर यदि 1 2 3 4 सभी पावर लगाता हूँ तो मुझे अवयव में उपस्थित सभी अवयव प्राप्त हो जाते हैं। तो इन दोनों अवयवों की जो कोटि है वो ग्रुप के कोटि के बराबर है। इसका मेरा मतलब है कि OG यानी कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप, अर्थात इस ग्रुप की जो कोटि है वो 4 है। और हमने देखा कि इन दोनों अवयवों की जो कोटि है, जो इनकी पावर है, वो भी हमेशा 4 ही है। तो हमें इन बातों से एक निष्कर्ष प्राप्त हो जाता है कि जब वे अवयव जिनकी कोटि उनके ग्रुप की कोटि के बराबर हो तो वह ग्रुप का जनक कहलाता है। वह ग्रुप का क्या कहलाता है, जनक कहलाता है। और यदि मेरे पास आयोटा इस ग्रुप का जनक है, क्योंकि आयोटा की पावर ग्रुप की कोटि के बराबर है, तो इसको हम इस प्रकार डिफाइन करेंगे, या औसत के बीच में हम आयोटा को रखेंगे और इसको हम क्या कहेंगे, जो आयोटा है वो ग्रुप इसका जनक है। तो माइनस आयोटा भी इसका जनक है, तो इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे। तो हम एक ग्रुप की अवयव की कोटि को डेफिनेशंस के रूप में देखना चाहे तो हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि जी स्टार कोई अवयव ए है, यानी कि ग्रुप है जी स्टार जिसमें संक्रिय है स्टार और जी एक अधिक समुच्चय है। तो माना इसमें कोई अवयव ए है तो वह छोटा से छोटा धनात्मक पूर्णांक n का अस्तित्व है इस प्रकार है कि a की पावर n इक्वल टू e हो जाए, अर्थात ऑर्डर ऑफ ए बराबर होना चाहिए n। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम देखना चाहे तो इसमें क्या है, वह छोटा पूर्णांक यानी कि इसमें 4 हो गया, इसमें कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये n हमारे पास एग्जाम्पल के थ्रू कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसकी डेफिनेशंस को हम यही लिखेंगे कि जी स्टार कोई अवयव ए है और छोटा से छोटा धनात्मक पूर्णांक n का अस्तित्व इस प्रकार होना चाहिए कि a की पावर n इक्वल टू हमारे पास तत्समक अवयव आ जाए। तो नेक्स्ट चलते हैं, मैंने जनक के बारे में आपको बता दिया और अब नेक्स्ट चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। जैसे मेरे पास एक ग्रुप है जी 1 ओमेगा स्क्वायर, तो 1 की पावर करता हूँ तो हमेशा 1 प्राप्त हो जाता है। और यदि ओमेगा की पावर 1 2 3 प्राप्त करता हूँ तो मुझे ग्रुप में उपस्थित सारे अवयव प्राप्त हो जाते हैं। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर पर यदि 1 2 3 पावर लगाता हूँ तो भी ग्रुप में उपस्थित सारे अवयव प्राप्त हो जाते हैं। तो मेरे पास इस
इस एग्जाम्पल में जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है वो इसके क्या होंगे, जनक होंगे। और जो कोटि के बारे में विचार करें तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ओमेगा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू ई, अर्थात इसकी 1 आ जाएगा। अतः इसमें तत्समक अवयव कितना होता है, 1 होता है। तो हमें कोटि के बारे में पता चल गया और अब हम इस पर कुछ थ्योरम करेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम कुछ इस प्रकार है कि जी स्टार एक ग्रुप है जो जी का तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। तो फर्स्ट थ्योरम हमें प्रूफ करनी है कि कोई जी एक ग्रुप है और जिसमें स्टार संक्रिय है तो तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। यहाँ जो अद्वितीय शब्द है इसका मतलब यह है कि अद्वितीय मतलब भिन्न इसमें तत्समक अवयव नहीं होना चाहिए। हमेशा जी स्टार में तत्समक अवयव एक ही होना चाहिए। मेरा मतलब एक वो नहीं, मेरा मतलब है कि इसमें तत्समक एक फिक्स होना चाहिए, एक संख्या के रूप में एक सिमिलरिटी होनी चाहिए। तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, मैं इसको प्रूव करूँगा कि माना जी में कोई तत्समक अवयव E1 और E2 है। माना जो जी अरिक्त समुच्चय है तो उसमें तत्समक अवयव मेरे पास E1 और E2 है, यानी कि मैंने 2 तत्समक अवयव मान लिए। तो हम जब मैं E1 को जी का अवयव मानता हूँ और E2 को जी का तत्समक अवयव मानता हूँ तो E1 स्टार E2 इक्वल टू E1 हो जाएगा और E2 स्टार E1 इक्वल टू भी E1 हो जाएगा। यहाँ E1 क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है कि E2 तो यहाँ तत्समक अवयव है। एग्जाम्पल की दूसरे यदि मैं देखना चाहूँ तो n में हमारा n डॉट में तत्समक अवयव 1 था, तत्समक अवयव हमारे पास 1 था। और यदि मैं 2 को स्टार करूँ 1 तो मेरे पास 2 ही आएगा, मेरे पास 2 ही अवयव आएगा, क्योंकि 1 तो मेरा तत्समक अवयव है। तो इसी तरह यदि मैं E2 को इस G का अवयव मानूं और E1 को तत्समक अवयव मानूं तो E2 हमारा जो तत्समक अवयव, E2 हमारा जो अवयव प्राप्त हो जाएगा। और जब इन दोनों इक्वेशंस की जब तुलना करता हूँ तो मेरे पास E1 बराबर E2 प्राप्त हो जाए। तो इसका मतलब मेरा क्या हुआ कि जो तत्समक होगा वो सेम होगा, अलग अलग नहीं हो सकता। क्योंकि जब मैंने इसको अलग अलग मानने की कोशिश की तो भी अंत में जाकर जो तत्समक अवयव मुझे एक ही प्राप्त हो गए। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो जी का तत्समक अवयव होगा वो हमेशा अद्वितीय होता है। तो इस तरह हम इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। प्रत्येक ए एलिमेंट जी का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। तो प्रतिलोम क्या चीज़ होता है, प्रतिलोम हमने फर्स्ट वीडियो में देखा है कि यदि एन डॉट यदि हम कोई बीजीय पद्धति लेते हैं और इसमें मेरे पास जो तत्समक अवयव है वो 1 है और यदि 1 2 3 यदि मैं n के अवयव लूँ और इसमें संक्रिया डॉट डॉट लगाऊँ तो मेरे पास जो तत्समक अवयव होगा वो आना चाहिए। और वो आने के लिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, इसको 1 से करूँगा, इसको 1/2 से करूँगा, इसको 1/3 से। तो मेरे पास जो ये अवयव आएंगे ये मेरे क्या कहलाएंगे, प्रतिलोम कहलाएंगे। तो हम देखते हैं कि जो तत्समक अवयव के समान ही यह प्रॉपर्टी कहती है, यह थ्योरम कहती है कि सिद्ध कीजिए कि इसका जो प्रतिलोम होगा वो भी एक अद्वितीय होगा, अर्थात वो भी सिमिलर होगा। तो माना प्रूफ करेंगे तो माना अवयव ए एलिमेंट जी के 2 प्रतिलोम हैं बी और सी। तो ए का प्रतिलोम मान लिया बी है तो ए स्टार बी हमारे पास तत्समक आना चाहिए और बी स्टार ए भी तत्समक आना चाहिए। अब क्या करेंगे, ए का प्रतिलोम सी मान लिया तो ए सी बराबर ई आना चाहिए और सी स्टार ए बराबर भी ई आना चाहिए। अब यदि मैं b इक्वल टू ई स्टार बी लिख सकता हूँ,
क्योंकि मेरे पास जो ई है वो तत्समक अवयव है और किसी भी अवयव की तत्समक के साथ संक्रिया करवाने पर जो रिजल्ट हमारा प्राप्त होता है तो वही अवयव प्राप्त होता है। तो अब मैं ई के स्थान पर जो ई है ई के स्थान पर मैं सी स्टार ए रख सकता हूँ। तो सी स्टार इसको मैं इस प्रकार लिख दिया और ए स्टार भी हमें पता है, ए स्टार भी हमें पता है कि जब तत्समक अवयव के बराबर है तो बी इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, बी इक्वल टू सी आ गया, जो कि दो प्रतिलोम थे और दोनों प्रतिलोम बराबर आ गए। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका प्रतिलोम भी अद्वितीय होगा, चाहे इसके कितने भी प्रतिलोम मान ले वो हमेशा ही बराबर होंगे। अब नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं कि जब ए एलिमेंट हो जी तो ए का इन्वर्स का होल इन्वर्स बराबर होगा ए के। तो इसको प्रूव करने के लिए हम करेंगे कि मान लिया इसमें एक प्रॉपर्टी दे रखी है ए इन्वर्स एलिमेंट होगा जी का और ए स्टार जब ए इन्वर्स से अभिक्रिया करवाते हैं, रिएक्शन या संक्रिया करवाते हैं तो ई प्राप्त होगा और ए इन्वर्स ई से। तो इसको मैंने एक चीज़ ले ली, मैंने ये वाली चीज़ ले ली, ये वाली चीज़ ले ली, यानी कि ए स्टार ए इन्वर्स मैंने ले लिया, ई ले लिया, ए स्टार ए इन्वर्स मैंने ले लिया ई। तो मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो मेरे पास ए प्राप्त होता है। अब हमें पता है कि जो ए यदि एलिमेंट है जी तो ए इन्वर्स भी एलिमेंट होगा, ए इन्वर्स भी एलिमेंट होगा जी का। तो यदि मैं इसको दोनों पक्षों में ए स्टार के होल स्टार से यदि मैं संक्रिया करवाता हूँ तो मेरे पास ये प्राप्त होता है। तो लास्ट में अंतिम जाकर प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो जाती है कि ए इज इक्वल टू ए इन्वर्स का होल इन्वर्स ए के बराबर होता है। जैसे हमने संयुग्मी में पढ़ा था कि यदि मैं ए डैश ज्ञात ए डैश, संयुग्मी में क्या हमने समूचे सेट वाली जो हमारा लेशन है उसमें हमने पढ़ा था कि यदि हमारा ए डैश बराबर है, यदि ए डैश का जब हम डबल डैश निकालते हैं तो वो ए बन जाता है। उसी तरह जब प्रतिलोम दो बार निकालते हैं तो वही अवयव प्राप्त हो जाता है जो रियल में था। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है कि यदि ए बी ए बी एलिमेंट है जी का तो ए स्टार बी का होल इन्वर्स बराबर होता है बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स। अब मैं इसको प्रूफ करने के लिए इसको अलग अलग संक्रियाओं के रूप में किसी अदर संख्याओं के साथ संक्रिया करवाऊंगा और जब दोनों यदि संक्रिया करवाऊंगा तो दोनों की वैल्यू मुझे तत्सम प्राप्त हो जाएगी। और इसे देखने पर यदि ये दोनों बराबर है तो हमेशा के लिए ये दोनों बराबर होगा। तो इस जो संक्रिया जो हमारी जो थ्योरी है, जो थ्योरम है, उसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ए स्टार बी की संक्रिया करवाता हूँ मैं इससे, बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स से करवाता हूँ तो मेरे पास ए स्टार बी, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्टार बी इन्वर्स ए स्टार। और मुझे पता है कि बी स्टार बी इन्वर्स का मतलब ई होता है, यानी कि तत्सम प्राप्त होगा। तो ए स्टार ई स्टार ए इन्वर्स, तो इस तत्समों को यदि संक्रिया करवाता हूँ तो मेरे पास ये प्राप्त हो जाता है और इसकी वैल्यू हमेशा तत्सम प्राप्त हो जाती है। इसी तरह इसकी अभिक्रिया करवाता हूँ, अर्थात इसकी अभिक्रिया, इसकी जो इसकी जो संक्रिया करवाता हूँ वो इस संख्या के दाएं पक्ष में करवाता हूँ सर्वप्रथम और उसके बाद बाएं पक्ष में करवाता हूँ तो मुझे दोनों कंडीशंस में जो तत्समक अवयव प्राप्त होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, बराबर होंगे। इस तरह इस थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम पर चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम में यदि किसी सेमी ग्रुप जी में प्रत्येक अवयव, नेक्स्ट थ्योरम में यदि किसी सेमी ग्रुप क्या होता है कि सेमी ग्रुप जब हम साचर्यता चेक करते हैं, सेमी ग्रुप वह होता है कि माना जी स्टार
जी स्टार एक ग्रुप है तो इसमें साचरीयता भी सत्य है, और साचरीयता निकालने के बाद हम जब तत्समक निकालते हैं तो वह हमारा सेमी ग्रुप होगा। अतः सेमी ग्रुप कब होगा? जब किसी ग्रुप में उसका तत्समक अवयव भी विद्यमान हो तो उसे हम सेमी ग्रुप कहेंगे। तो देखते हैं, यदि किसी सेमी ग्रुप जी में प्रत्येक अवयव ए बी एलिमेंट जी के लिए समीकरण ए स्टार बी और वाई स्टार ए इक्वल बी के अद्वितीय हल है तो ये एक ग्रुप होता है। तो हमें इसको एक ग्रुप डिफाइन करता है। तो ग्रुप डिफाइन करने के लिए हम क्या क्या करेंगे? साचरीयता चेक करेंगे, तत्समक चेक करेंगे, प्रतिलोम चेक करेंगे, और यदि तीनों प्रॉपर्टीज़ हमें प्रूफ मिल जाती है तो हम इसको ग्रुप के रूप में एक बता सकते हैं। तो सर्वप्रथम प्रूफ करने के लिए मान लिया जी अरिक्त समुच्चय है और ए यदि एलिमेंट है जी, यदि ए एलिमेंट है, ऊपर देखना इसमें जो दोनों अवयव जब एलिमेंट होते हैं जी के तो हमारे पास ये दोनों कंडीशन इस प्रकार होती है। और यदि मैं ए यहाँ एलिमेंट मानता हूँ जी के सिमिलर इसके समान ही मेरे पास दो कंडीशंस प्राप्त होगी, इसके समान ही मुझे दो कंडीशंस प्राप्त हो जाएगी। अर्थात यहाँ ए बी है तो यहाँ भी ए बी आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है। अब देखते हैं E1 तथा E2 समीकरण के दो हल है, E1 और E2 समीकरण के दो हल है। तो ये दोनों समीकरण किस प्रकार आए? जब मैंने E1 E2 समीकरण के दो हल माने और इसको संक्रिया के रूप में लगाना चाहूँ तो मेरे पास ये दोनों हल प्राप्त हो जाते हैं। और अब देखता हूँ अब ग्रुप सिद्ध करने के लिए मैं इसको तत्समक सिद्ध करूँगा और दक्षिण तत्समक सिद्ध करवाऊँगा। और नेक्स्ट चलेंगे कि जब दोनों तत्समक विद्यमान हो जाएंगे तो लास्ट में भी पता चला गया कि दोनों दो तत्समक भी अद्वितीय है। तो एक प्रॉपर्टी हमें प्राप्त हो जाती है कि इसमें तत्समक अवयव तो अद्वितीय होगा और साचरीय भी होगा फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो अब मानते हैं लास्ट दो कंडीशंस है ए स्टार एक्स इक्वल टू ई और वाई स्टार ए इक्वल टू ई जी में अद्वितीय अवयव है। जब मैं इसको लेता हूँ तो दोनों को तत्समक अवयव के बराबर रखूँगा और जब संक्रियाएं लगाऊँगा तो मेरे पास दोनों पोजीशंस में एक्स ए इक्वल टू वाई ए हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो ग्रुप होगा, जो समुच्चय होगा, जो सेट होगा वो हमारा एक ग्रुप होगा। तो इस तरह हम थ्योरम्स को अप्लाई करके हम किसी भी चीज़ को प्रूव कर सकते हैं जो कि ग्रुप में अनिवार्य होती हैं। और अब हम देखते हैं कि आगे नेक्स्ट जो थ्योरम होगी वो अगले वीडियो में करेंगे। और बाकी जो ग्रुप है यानी कि इस फर्स्ट जो यूनिट है उसमें हम ग्रुप और उपग्रुप के बारे में अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारी यूनिट होगी उसमें हम रिंग सब रिंग के बारे में तो अध्ययन करेंगे। अर्थात प्रत्येक सब्जेक्ट की हम दो यूनिट तैयार करेंगे और हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की थ्योरम लाएंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।